देखिए आज की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। बहुत आसान चैप्टर है ये। हाँ जी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड ऑफ ईवा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ईवा। इन 1950s कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल इनकम वाज अडॉप्टेड बाय जनरल मोटर्स। पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था आरआई का, इसमें दो चीजें थी, एक आरओआई पढ़ा था हमने और एक कौन सा था, आरआई। तो आरआई के अंदर हम क्या करते थे, ईबीआईटी में से मिनिमम रिटर्न क्या करते थे, माइनस करते थे। ठीक है जी, वो कॉन्सेप्ट जनरल मोटर्स ने यूज किया था और उन्होंने फिर क्या कर दिया, बाद में उसे यूज करना बंद कर दिया 1980s में, मतलब 30 साल लग गए। स्टीवर्ट adjusted the RI computation by adding a series of accounting measures in accordance with GAAP। एक पर्सन है स्टीवर्ट, उन्होंने 1980s में जो RI हमने पहले निकाला था उसमें कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करके एक नया फॉर्मूला डेवलप कर दिया जिसका नाम क्या रख दिया, ईवा। 1982 न्यूयॉर्क बेस्ड मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म स्टर्न स्टीवर्ट कंपनी नेम दिस कॉन्सेप्ट एज ईवा फॉर मेजरिंग एंड क्रिएटिंग द वैल्यू इन बिजनेस। मतलब जो RI है उसी का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, ईवा। जैसे वहां पे हम ईबीआईटी में से मिनिमम रिटर्न माइनस करते थे, यहां पर भी ईवा निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है और वो फॉर्मूला जो आरआई से बना था उसमें कुछ हम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करेंगे, देन हमारे को इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है जी, आगे देखिए सामने लिखा हुआ है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेट्रिक दैट मेजर्स द वैल्यू ऑफ कंपनी हैज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द गिवन पीरियड। मतलब ईवा क्या बताता है आपको कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मतलब क्रिएट कर रहे हैं, बढ़ रही है, या वो फर्म की जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है परफॉर्मेंस है वो आपकी खत्म होती जा रही है। तो एक तो होती है आपकी इमेज बढ़ना, एक होता है आपकी इमेज खत्म होना। तो ईवा क्या बताता है, क्या मेजर करता है, आपकी वैल्यू कंपनी की कि बढ़ रही है या फिर वो खत्म हो रही है। ईवा इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द कंपनीज आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब यदि मुझे ईवा निकालना है तो ईवा निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है। हाँ जी, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ जी, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है ईबीआईटी में से टैक्स क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ईबीआईटी में से टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसा कंपनी ने लगा रखा है, जो पैसा कंपनी में लगा रखा है, किसने, शेयर होल्डर ने, डिबेंचर होल्डर ने, इन्वेस्टर ने, वो अपनी कॉस्ट क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स देने के बाद, आप इसको ऐसे कह सकते हैं सीधा सीधा, ईबीआईटी में से क्या माइनस करो, टैक्स माइनस कर दो, और उसमें से क्या माइनस कर दो, फंड्स को लाने की कॉस्ट क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपके पास जो सरप्लस बच जाएगा उस सरप्लस को हमने क्या नाम दे दिया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से को निकालने का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी में से टैक्स क्या कर दो, माइनस। मान लीजिए ईबीआईटी आपके पास है 10 लाख रुपए और टैक्स है 30%, तो 10 लाख में से 30%, 3 लाख रुपए माइनस किया, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 7 लाख। और मान लीजिए कंपनी की जो कॉस्ट है, जो फंड्स हम यूज कर रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए, उसकी जो कॉस्ट है वो 15% है। ठीक है जी, और हमने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो 20 लाख है, तो 20 लाख का 15%, 20 लाख का 15% हुआ 3 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से 3 लाख रुपए कॉस्ट माइनस करने के बाद अभी भी फर्म के पास कितने पैसे बचे हुए हैं, 4 लाख रुपए बचे हुए हैं। वो 4 लाख रुपए क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। जो क्या बताता है कि जो पैसा इन्वेस्टर ने कंपनी को दिया हुआ है वो पैसा कंपनी ने इन्वेस्टर से लेके कहां लगा दिया, कहां लगा दिया, समझो इसको। कंपनी का नाम, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स लिमिटेड है, ठीक है जी। एक्स लिमिटेड जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उससे जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका नाम क्या होगा, ईबीआईटी, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा उसका नाम क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर और लोन।
ठीक है जी। इन पांचों को यदि मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास में आ जाते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। क्या आ जाते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स। और लॉन्ग टर्म फंड में से हम यदि माइनस कर दे किसको? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को। किसको? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो बिजनेस में यूज नहीं होती, बल्कि बिजनेस का पैसा मतलब कंपनी का पैसा किसी और फर्म में जा रहा है, तो वो पैसा हम खुद तो यूज कर नहीं रहे। ठीक है जी। तो जो डिफरेंस बच जाता है उस डिफरेंस को हमने क्या नाम दे दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया वो पैसा जो लॉन्ग टर्म फंड्स का हमारे बिजनेस में यूज हो रहा है। ठीक है ना। आपने रेशो चैप्टर में आरओआई निकाला होगा, वहां पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बताया था सेम वही मतलब यहां पर भी है। हाँ जी, लॉन्ग टर्म फंड्स यूज्ड इन बिजनेस एक्टिविटीज। हाँ जी, जो पैसा लंबे समय का मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स का, जिन लोगों ने बिजनेस को, कंपनी को, फर्म को लंबे समय के लिए पैसा दे रखा है, उनका पैसा हम कहां पे बात कर रहे हैं यूज करने की? बिजनेस एक्टिविटीज में। अब लॉन्ग टर्म फंड्स मान लीजिए मेरे पास है 10 लाख रुपए और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए, मतलब 10 लाख रुपए मेरे पास आया था लंबे समय के लिए। लॉन्ग टर्म फंड्स वालों ने मुझे कितना पैसा दिया? 10 लाख, जिसमें से 2 लाख रुपए मैंने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए मैंने वाई लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो एक्स लिमिटेड कहते हैं हमारे पास पैसा कितना रह गया? 8 लाख रुपए रह गया। अब ये 8 लाख रुपए कहां यूज होगा? यूज्ड इन एक्स लिमिटेड बिजनेस। एक्स लिमिटेड बिजनेस। एक्स के बिजनेस में कितना पैसा यूज हुआ? 8 लाख। इस 8 लाख से कोई रिटर्न आएगी? कुछ ना कुछ तो रिटर्न आएगी। मान लीजिए ये रिटर्न सपोज करते हैं 5 लाख रुपए। ठीक है जी। तो इस 5 लाख में से हमें क्या देना है? सरकार को टैक्स देना है। तो जो टैक्स है वो सपोज करते हैं हमारे पास में 30% है। तो 5 लाख रुपए का 30% कितना हुआ? 5 लाख का 30% कितना हुआ? 5 लाख का 30% कितना हुआ? 1.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब है ईबीआईटी में से टैक्स को माइनस करने के बाद, ईबीआईटी में से टैक्स को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पूरा नाम रख दिया जाए तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है। अब जो 8 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं लॉन्ग टर्म फंड्स के, उस पैसे को लेने की कोई ना कोई तो कॉस्ट होगी। इक्विटी की कॉस्ट होगी, प्रेफरेंशियल की कॉस्ट होगी, रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट होगी, डिवेंचर की होगी, लोन की होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? KO कंप्यूट करना पड़ेगा, जो आपने कहां पे सीखा हुआ है? FM में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। तो वहां से हम आपको KO ऑलरेडी सिखा चुके हैं FM के अंदर। मान लीजिए कंपनी का जो KO है वो कितने % है? 15%। तो इसका ना इस 8 लाख को यूज करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है? इस 8 लाख को यूज करने की कॉस्ट कितनी है? 15%। तो कंपनी की कॉस्ट कितनी आ गई? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी क्या कहती है कि भैया इस 8 लाख रुपए को यूज करने में हमारा 15% खर्चा आ रहा है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8 लाख का 15% कितना आ गया? बोलो भाई, 1,20,000 रुपए। और ये जो हमारा नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा वो कितना है? 3,50,000। तो इसका मतलब कंपनी की 8 लाख रुपए की वैल्यू पे खर्चा कितना है? 1,20। और कंपनी के 8 लाख रुपए पे रिटर्न कितनी है? 3.5 लाख रुपए। तो 8.5 लाख रुपए, सॉरी 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए पे हमारे पास आए कितने हैं? ध्यान से समझना। इस 8 लाख रुपए पे हमारे पास आए कितने टैक्स देने के बाद? 3.5 लाख। और इस 8 लाख रुपए पे हमारे यहां से जाएगा कितना? तो हम इन्वेस्टर को क्या समझा रहे हैं? हम इन्वेस्टर को क्या समझा रहे हैं कि आपने जो हमें 8 लाख रुपए दिए, उस 8 लाख रुपए पे हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1,20,000। और हमारे को रिटर्न कितने मिल रही है टैक्स देने के बाद? 3.5 लाख। तो हमने आपके 8 लाख रुपए पे कितना एक्स्ट्रा कमाया? एक्स्ट्रा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कितना कमा के दिया हमने? 2,30,000। इस 2,30,000 रुपए को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहां पे एक नया नाम रख दिया ईवा।
इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। तो बताइए हमने 8 लाख रुपए में कितनी वैल्यू एडिड की है? 8 लाख रुपए में हमने कितनी वैल्यू एडिड की है? 2,30,000 रुपये ऐड किए, क्योंकि 8 लाख पे 1,20,000 रुपये तो हमारा खर्चा ही हो गया और हमने कमाए कितने? 3.5 लाख रुपए। तो हम 8 लाख मतलब जो इन्वेस्टर हैं उन्हें उनके 8 लाख पे कितना कमा के दे रहे हैं? 2,30,000। तो ये जो 2,30,000 रुपये हमने उनको कमा के दिया है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। तो यदि आपसे कोई पूछे रही इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या है, ईवा का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हो गया EBIT माइनस टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसी फॉर्मूले को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं? EBIT में से टैक्स माइनस कर दो, EBIT में से टैक्स माइनस कर दो। तो EBIT में से टैक्स माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी बात यहां पे खत्म नहीं होती, इसको समझो कि टैक्स हम किस पे निकाल रहे हैं? EBIT पे, क्योंकि जितना प्रॉफिट हमने कमाया है हम उस पे क्या चेक कर रहे हैं? टैक्स। तो यहां पे यदि मैं EBIT को कॉमन ले लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस टैक्स। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा प्रॉफिट उसका नाम क्या हो जाएगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। तो एग्जांपल समझ में आया अभी? तो इस एग्जांपल में हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने जो पैसा आपको दिया है वो 10 लाख रुपए है, उसमें से 2 लाख रुपए हमने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब हो गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब बिजनेस के खुद के लिए कितना पैसा काम आ रहा है? 10 लाख में से 8 लाख। उस 8 लाख की कॉस्ट कितनी है? 15%, 1,20,000 रुपये। उस 8 लाख पे कंपनी ने कमाई कितने? 5 लाख। उसमें से 30% सरकार को यदि हम टैक्स दे रहे हैं तो कम इन्वेस्टर के लिए कितना पैसा बचेगा? 3.5 लाख। 3.5 लाख में से 1,20,000 हमारी कॉस्ट चली गई तो हमारे पास में सरप्लस मतलब 1,20,000 के अलावा 1,20,000 रुपये के अलावा हम इन्वेस्टर के लिए कितने पैसे और कमा रहे हैं? 2,30,000 रुपये। 3.5 लाख और 1,20,000 का जो डिफरेंस है 2,30,000, वो 2,30,000 किसको मिलने वाला है? शेयर होल्डर्स को ही मिलने वाला है। तो ईवा क्या बताता है कि शेयर होल्डर की एक्चुअल वर्थ कितनी इंक्रीज हुई है? ईवा क्या बताता है? तो ईवा इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनीज आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन अदर वर्ड्स इट इज द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैं आपको समझा चुका हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवा वाज डेवलप्ड बाय द स्टीवर्ड एंड कंपनी, अ कंसल्टिंग फर्म इन US in late 1980s. The idea behind EVA is that the company should earn a return on all the investments that is greater than the cost of capital. EVA डेवलप करने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? वो जानना चाहते हैं कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है 8 लाख, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, उस पर टोटल अर्निंग आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कितनी ज्यादा है। तो हमारी अर्निंग कितनी आई थी? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.5 लाख आया था और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थी? 1,20,000। तो 3.5 लाख रुपए 1,20,000 से कितना ज्यादा था? 2,30,000 रुपए। तो वो 2,30,000 रुपए को हमने नाम क्या दे दिया था? ईवा। यदि ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, डिफरेंस यदि पॉजिटिव है, इसका ना आप क्या कर रहे हो? वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। और यदि ये डिफरेंस नेगेटिव आता है तो इसका ना वैल्यू आप क्या कर रहे हो? डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मतलब खत्म कर रहे हो कंपनी का नाम। ऐसे में इन्वेस्टर आपकी कंपनी से भागेंगे, वो कहेंगे यार ये तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही। तो सीधा सीधा आंसर पॉजिटिव का मतलब है कॉस्ट रिकवर हो रही है, नेगेटिव का मतलब है आपकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही। EVA is a popular financial performance metric used by the many companies and investors to evaluate a company's financial health and to make investment decision. EVA की बदौलत बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक कर पाते हैं और उसके बेस पे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं कि भाई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें या उससे निकाल लें। तो यदि EVA पॉजिटिव आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और नेगेटिव आ रहा है तो पैसा वहां से यदि लगा भी रखा है तो फटाफट से क्या करो? निकाल लो, क्योंकि फ्यूचर में और लॉस होगा नहीं तो। It is considered a more comprehensive measure of a company's financial performance than traditional metric like net income or earning per share, because it takes into account the cost of capital and the company's investment. Some of the advantages of using EVA as a performance metric include providing a clear measure of company's true economic profitability, encouraging managers to focus on creating value
फॉर शेयर होल्डर। तो ईवा से फायदा क्या हुआ कि वो जो 3.5 लाख रुपए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जिसमें से 1,20,000 रुपए हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस की थी, तो 2,30,000 रुपए जो बच रहे थे वो सारे के सारे 2,30,000 रुपए किसके थे? शेयर होल्डर के थे। तो शेयर होल्डर को कितने रुपए का फायदा हुआ वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है जी। एंड अलाइन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर इंटरेस्ट, इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट और शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है, तो जब कंपनी को फायदा होगा, शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को जो होगा उनको भी तो फ्यूचर में क्या होगा? प्रमोशन मिलेगा, बिजनेस एक्सपेंड होगा। However, EVA also has some limitations such as difficulty of accurately estimating the cost of capital. अब कई बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में आप बहुत सारी assumptions ले लेते हैं जो एक्यूरेट नहीं होती, जिसकी वजह से आपका जो EVA है उसमें हो सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आ जाए या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ जाए। यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई तो EVA पॉजिटिव हो जाएगा ज्यादा, और यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा हो गई तो आपका EVA क्या हो सकता है? नेगेटिव, और जिसकी वजह से हो सकता है आपका DCN क्या हो जाए? गलत हो जाए। तो EVA निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना एक्यूरेटली बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से EVA की एक लिमिटेशन मानी गई है कि यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल सही तरीके से नहीं निकाला गया तो डिसीजन मेकर का डिसीजन क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। बात समझ में आई सबको? कंपोनेंट्स एंड फॉर्मूला फॉर EVA, हमें पहला क्या चाहिए? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीसरा क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को मतलब अब इसे क्या कहते हैं? KO। क्या कहते हैं? KO। KO को यदि कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, जिसको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है ना। यदि EVA पॉजिटिव है इसको ना आप अपनी कॉस्ट को रिकवर कर रहे हैं, और यदि EVA नेगेटिव है तो उसको ना आप अपनी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहे। तो आप क्या लिखना चाहते हैं? यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं? लिखिए फटाफट से। तो इन शॉर्ट एक बार सारी चीजें समझ लीजिए। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इन्होंने लॉन्ग टर्म फंड से कितने रुपए लिए? 10 लाख, और उस 10 लाख में से 2 लाख रुपए उन्होंने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उनकी खुद की कंपनी के लिए कितने पैसे रह गए? 8 लाख। तो पहला पॉइंट है, हमें यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या समझना है? वो पैसा जो हमारे खुद के बिजनेस में यूज हो रहा है, वो पैसा कितना है। दूसरा, उस पैसे से हमारा EBIT कितना जनरेट हुआ? मान लीजिए 5 लाख रुपए जनरेट हुआ, ठीक है जी। उस 5 लाख में से 30% यदि हम सरकार को 1.5 लाख रुपए टैक्स दे दें तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो 3.5 लाख रुपए होगा। तो हम इन्वेस्टर को क्या कर सकते हैं कि जो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 8 लाख रुपए, उसमें टैक्स देने के बाद आपके लिए हम कितने रुपए कमा रहे हैं? 3.5 लाख। जबकि हमने आपसे जो फंड्स बोरो किए 8 लाख रुपए, वो तो किस रेट पे बोरो किए हैं? 15% पे। मतलब कि हमने आपको कहा था भी हम आपको 15% तो कमा के देंगे, पर ये ध्यान रखना है 15% कौन सी कॉस्ट है? आफ्टर टैक्स। कौन सी कॉस्ट है? आफ्टर टैक्स। KO कौन सी है? ये आफ्टर टैक्स। अब ध्यान रखना, यदि KO आफ्टर टैक्स है क्वेश्चन में, KO आफ्टर टैक्स है, तो आपकी जो प्रॉफिट है वो भी तो क्या होनी चाहिए? आफ्टर टैक्स। कभी भी दो चीजों का कंपैरिजन करना है तो बेस क्या होना चाहिए? सेम। तो कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8 लाख पे 15% है, वो 1,20,000 पे कौन सी है? 80 आफ्टर टैक्स है। तो आपको जो कंपैरिजन करना है इस 1,20,000 का, वो भी तो कौन से प्रॉफिट से करना है? आफ्टर टैक्स। इसलिए हमने टैक्स क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं? EBIT में से पहले क्या माइनस करते थे? इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था, फिर क्या माइनस करते थे? टैक्स माइनस करते थे, फिर हमारे पास आता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। हमने कहा था ना कि हम EVA निकालते टाइम अपने प्रॉफिट में कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे? नॉर्मली जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेकिन जब हम EVA निकालते हैं तो EVA निकालते टाइम हम EBIT लेते हैं पूरा, और उसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, सीधा क्या माइनस करते हैं? टैक्स माइनस करते हैं। तो टैक्स माइनस करने का जो प्रॉफिट आता है वो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करके जो प्रॉफिट आपके पास बचता है उसको हम क्या कर देते हैं? EVA। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करना। किसको निकालते टाइम? इकोनॉमिक वैल्यू एडिड निकालते टाइम, ठीक है ना। ऐसा क्यों? हमने क्यों नहीं इंटरेस्ट माइनस किया? क्योंकि हम यहां पर
जो 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, कितने रुपए इन्वेस्ट करे थे? 8 लाख। हम उस 8 लाख रुपए के प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, तो 8 लाख में पैसा किसका लगा? इक्विटी शेयर का भी लगा, प्रेफरेंस शेयर का भी लगा, डिबेंचर का भी लगा, लोन का भी लगा। तो जब हम इन दोनों को, इन पे क्या जाता है? इंटरेस्ट, और इन पे क्या जाता है? डिविडेंड। हम इंटरेस्ट और डिविडेंड देने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट बच गया है टैक्स देने के बाद बिजनेस से, वो कितना है? हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं? हम क्या निकालना चाहते हैं? हम वो प्रॉफिट निकालना चाहते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी से कमाया गया टैक्स देने के बाद। तो बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट चाहिए। किसका प्रॉफिट चाहिए? बिजनेस एक्टिविटी। यदि आप यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस कर देते, प्लीज ध्यान दीजिए, यही मेन पॉइंट है समझने का। यदि आप इंटरेस्ट माइनस कर देते तो ये प्रॉफिट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रॉफिट फिर किसका हो जाएगा? शेयर होल्डर का। ये भी प्रॉफिट किसका है? शेयर होल्डर का। फर्क इतना है कि ये बिफोर टैक्स है और ये प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा? आफ्टर टैक्स हो जाएगा। हमें प्रॉफिट शेयर होल्डर का नहीं निकालना, हमें प्रॉफिट किसका निकालना है? इन्वेस्टर का। किसका? इन्वेस्टर का। तो इन्वेस्टर का प्रॉफिट कब निकलेगा? जब मैं इंटरेस्ट माइनस करूं या ना करूं? ना करूं। इसलिए हमने माइनस नहीं किया था। तो इनकम स्टेटमेंट में जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है, उसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड दे देते हैं। तो ये जो प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये प्रॉफिट किसका रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। ये प्रॉफिट किसका होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। ये प्रॉफिट किसका है? शेयर होल्डर का। ये जो प्रॉफिट है ये शेयर होल्डर का बिफोर टैक्स, और ये प्रॉफिट कौन सा है? आफ्टर टैक्स। और ये किसके लिए? डिबेंचर प्लस लोन के लिए, और ये सबके लिए ऑल। तो मुझे प्रॉफिट किसका चाहिए? ऑल का चाहिए, लेकिन कौन सा वाला? आफ्टर टैक्स का। ये ऑल वाला मेरे पास कौन सा है? बिफोर वाला। और मुझे ऑल वाला चाहिए कौन सा? आफ्टर। क्योंकि पैसा सबका है तो रिटर्न भी क्या चाहिए? सबकी। पैसा सबका है तो रिटर्न भी क्या चाहिए? सबकी। तो इस 8 लाख में सबके पैसे हैं, तो मुझे ऊपर जो रिटर्न चाहिए वो भी किसकी चाहिए? सबकी। इक्विटी की भी, प्रेफरेंस की भी, डिबेंचर की भी, लोन की भी, लेकिन कौन सी? आफ्टर टैक्स। तो ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट आपको समझनी है। हमें इससे काम नहीं लेना, हमें इससे काम लेना है। फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? नोट करना है कुछ? तो ईवा क्या बताता है आपको कि जो पैसा लॉन्ग टर्म फंड से हमने बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, उस पैसे पे हम उन्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना एक्स्ट्रा कमा कर दे रहे हैं। एक्स्ट्रा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज ईवा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट जरूर बोलना है हमें, एक्स्ट्रा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो आपके पास में नेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कितने? 2,30,000 रुपये। इसको हमने क्या नाम दिया? ईवा को। तो आप इसको वैसे पूरा बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। खाली प्रॉफिट की जगह क्या बोलो? ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स्ट्रा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या। तो हमने इनकम स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि वहां पे इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास जो रिटर्न रहेगी वो तो खाली शेयर होल्डर की है, जबकि पैसा शेयर होल्डर के साथ साथ किसका है? डिबेंचर होल्डर का भी है। तो यदि मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंसीडर करूंगा, मतलब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है उसको कंसीडर करूंगा, तो उससे मेरा जो डिसीजन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सबकी है और रिटर्न खाली शेयर होल्डर की हो तो गलत हो जाएगा ना। जब पैसा सबका है तो रिटर्न भी किसकी होनी चाहिए? सबकी। दोबारा समझाऊं? समझ में आ गया सबको? चलिए, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, मतलब कॉस्टिंग से जो हटके नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, वो बहुत सिंपल है, अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। बस समझने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया भाई ईवा में हमने बाकी सारी चीजें क्यों नहीं माइनस की थी? ठीक है, इसे लिखने की जगह इसको मैं हटाता हूं। आपको यदि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ईबीआईटी ढूंढो। अब ईबीआईटी ढूंढने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको पता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल्स इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ईबीआईटी के सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा फिर से, वैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी लिखवा रखा है, रेशियो चैप्टर में भी लिखवा रखा है। तो ईबीआईटी में से सबसे पहले हमें क्या माइनस करना है? टैक्स।
तो हमारे पास आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसमें से क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यदि आपसे कोई पूछे जी ईवा का शॉर्ट मीनिंग क्या है, तो आप क्या कहोगे, एक्स्ट्रा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस ये मतलब है इसका। ठीक है जी। अब ईबीआईटी निकालने के क्या फॉर्मूले वो तो मैं अभी आपको बताता ही हूं। हम इसमें से यदि क्वेश्चन में हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के ही दिया हुआ है, तो फिर मुझे उसमें से क्या करना है, सीधा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करनी है, माइनस करनी है, तो भी मेरे पास में क्या आ जाएगा। अच्छा, कई बार हमें ऐसा दे रखा होता है कि नेट इनकम लिखिए, नेट इनकम का मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें टैक्स क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है जी। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, उसको पहले हमने क्या बनाया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट। क्या ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ईबीआईटी। फिर उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, टैक्स। तो हमारे पास में क्या देगा, एन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस क्या कर देंगे, सीओसी। तो हमारे पास क्या देगा, ईवा। और थोड़ा सा समझो, ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला है। तीसरे फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ये प्रॉफिट हमें पीएनएल वाला दे रखा है। कौन सा वाला दे रखा है, पीएनएल वाला। हमें पीएनएल वाला प्रॉफिट थोड़ी चाहिए, हमें तो ईवा के लिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, हमें तो ये प्रॉफिट चाहिए, ये प्रॉफिट चाहिए। अब यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दे रखा है, तो उसमें टैक्स क्या करो, वापस ऐड करो, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें इंटरेस्ट ऐड करो तो ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी के बाद जो फॉर्मूला नंबर 1 है वो आपको क्या करना है, यूज करना है। तो पहले मैं 1-2 क्वेश्चन आपको समझाता हूं। फिर आपको एक शॉर्टकट भी बता दूंगा इसी को निकालने के लिए। लिख लिया भाई सबने, नोट कर ले भाई सबने। देखिए भाई, अब एक एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको। हमें क्वेश्चन में ईबीआईटी दे रखा है। पहले एक एग्जांपल 1 था, ये एग्जांपल हो गया एक तरीके से आपका 2। इसको 1 दे सकते हैं नाम। हमें क्वेश्चन में ईबीआईटी दे रखा है 5 लाख रुपए। हमें केओ दे रखा है 10%। हमें लॉन्ग टर्म फंड दे रखा है, कितना दे रखा है, लॉन्ग टर्म फंड्स 15 लाख रुपए। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है, सपोज करते हैं 3 लाख रुपए। हाँ जी, टैक्स रेट हमें दे रखा है 30%। और फाइंड आपको क्या करना है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड।
ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाँ जी क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप, सबसे पहले हमें EBIT में से क्या माइनस करना है, टैक्स। तो हमारे पास आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो डिफरेंस आ जाएगा उसका नाम हो जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है रियल वैल्यू, मतलब एक्चुअल में आपकी कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एडिड का मतलब होता है क्रिएशन, मतलब कितनी वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं। जो पैसा लॉन्ग टर्म फंड्स ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, बिजनेस एक्टिविटीज में, आप उस पैसे पे उनको कितना एक्स्ट्रा कमा कर दे रहे हैं, मतलब जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन है उससे कितना ऊपर आप उनको कमाकर और दे रहे हैं शेयर होल्डर को। बेसिकली ये रियल वैल्यू एडेड किसके लिए आ रही है, शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट है, कौन से शेयर होल्डर की बात चल रही है, इक्विटी, क्योंकि जो प्रेफरेंस होल्डर है उसका तो रेट प्रेफरेंस का फिक्स होता है, और जो डिबेंचर होल्डर और जो लोन है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, तो उनको तो फिक्स्ड ही कमाई मिलेगी। उस कमाई के ऊपर यदि कंपनी कोई कमा भी लेती है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिबेंचर होल्डर को कोई फर्क पड़ता है कि कंपनी ने 5 लाख प्रॉफिट कमाया, 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, उनका इंटरेस्ट यदि 10% है 10 लाख पे, तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलना है, चाहे हम 20 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए चाहे 50 लाख कमाए। ऐसे ही प्रेफरेंस होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसको पड़ता है, इक्विटी होल्डर को। तो इक्विटी होल्डर जानना चाहते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज में जो पैसा उनका यूज हो रहा है उस पैसे पे एक्चुअली कितनी वैल्यू ऐड की गई है कंपनी के द्वारा हमारे पैसे पे। उसे जानने के लिए हम बोलते हैं हमें क्या निकालना है, एक्स्ट्रा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ध्यान दीजिए EBIT कितना है क्वेश्चन में, 5 लाख रुपए, टैक्स रेट कितना है 5 लाख का 30%, 1,50,000 रुपए। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहेगा, 3.5 लाख रुपए। अब कंपनी का ध्यान दीजिए, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना है, मतलब इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस में जो पैसा हमने लगा रखा है वो कितना है, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म फंड्स में से अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या करनी होगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो लॉन्ग टर्म फंड्स कितना है क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म फंड्स कितना है 15 लाख रुपए, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितनी है 3 लाख रुपए। तो 15 लाख में से 3 लाख रुपए माइनस कर दिए तो कितने आ जाएंगे, 12 लाख रुपए। इस 12 लाख रुपए पे कंपनी की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को KO से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 लाख का कितना आएगा, 15%, 15% है 10% है, 10% है, तो 10% लिख देंगे, कितना आ जाएगा, तो 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए हमने किसको देने हैं, उन लोगों को देने हैं जिन्होंने कितने रुपए लगा रखे हैं, 12 लाख रुपए लगा रखे हैं। तो 12 लाख रुपए पे ऑब्लिगेशन कितनी है, तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या कहते हैं, 12 लाख पे 1,20,000 रुपए का तो खर्चा है, जबकि कमाई कितनी है 3.5 लाख। तो हमारे लिए कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा दिए, तो ये 2,30,000 रुपए क्या बन गया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो इन्वेस्टर में हम इक्विटी शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हमने कितने पैसे और एक्स्ट्रा कमा के दिए, 2,30,000 रुपए। तो अब ये रिजर्व एंड सरप्लस में बाद में ऐड हो जाएंगे, तो कितनी वैल्यू उनकी ऐड हो गई, 2,30,000 रुपए। तो वो क्या सोच रहे हैं कि बिजनेस में पैसा लगाने से उनको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 2,30,000 रुपए। बात समझ में आ गई। तो ईवा क्या बताता है, एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हर चीज में हम अलग अलग पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम शेयर होल्डर के लिए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, बस सीधा सीधा ये निकालना है आपको, ज्यादा चक्करबाजी में पड़ना ही नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को,
रिपीट करूं? देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। क्या दे रखा भाई? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। सपोज करते हैं ये प्रॉफिट हमें 2,10,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा भाई? 2,10,000 रुपये। इंटरेस्ट हमारे पास में 1,00,000 रुपये। ये पहला पॉइंट हो गया समझने के लिए। दूसरा तीसरा हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिया हुआ है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकाल के दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लीजिए 10,00,000 रुपए। KO या तो क्वेश्चन में निकालना पड़ता है या निकाल के दिया होता है। यदि छोटा क्वेश्चन आएगा 2 से 3 नंबर का तो समझ लो ये डाटा दे रखा होगा। यही क्वेश्चन यदि 5 नंबर से 8 नंबर के बीच में आएगा तो सब चीजें आपको ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ती है? कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढ के निकालना पड़ेगा, KO निकालना पड़ेगा। मतलब KO के अंदर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर KE, KP, KD, KR सब चीजें निकालनी पड़ेगी, तब उससे जाके क्या मिलेगा? KO। मतलब समझ लो कि FM का कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा चैप्टर यहाँ पे यूज हो गया। यदि हम टफ क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, बड़ा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो पूरा एक कॉन्सेप्ट किसका डाल दो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। उससे क्या निकलेगा? KO। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से उसको क्या कर देंगे? माइनस। तो आपके पास आ जाएगा एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको नाम दे दिया गया इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। तो मान लीजिए हमारा जो KO है वो है 10%। अब आपको फाइन क्या करना है पता ही है, क्या फाइन करना चाहते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिड निकालने के लिए अब आप बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, मुझे हेडिंग लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट शोइंग, या कंप्यूटेशन ऑफ। स्टेटमेंट की जगह क्या लिख सकते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। हाँ जी, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो मुझे प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना? 2,10,000। अब इसमें मुझे टैक्स ऐड करना पड़ेगा, और यदि टैक्स मेरे पास नहीं है तो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स सीधा निकाल सकता हूं। कैसे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को किससे डिवाइड कर दो? 1 माइनस टैक्स से। रेशियो चैप्टर में हमने कर रखा है ना। यदि हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और बिफोर पे जाना है, थोड़ा सा सोचो कि यदि मैं 30% किसी को टैक्स दे रहा हूं, यदि मैं अपनी कमाई का 30% किसी को टैक्स दे रहा हूं, तो मेरे पास में बचा कितना होगा? 70%। ध्यान से समझो, यदि मैंने किसी को अपनी कमाई का 30% टैक्स दे दिया तो मेरी कमाई थी कितनी टैक्स देने से पहले? 100%। तो बची कितनी होगी? 70%। इसका ना 70% 2,10,000 रुपये। 70% कितना है? 2,10,000 रुपये। तो 100% कितना होगा? 100% निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2,10,000 को 70% से डिवाइड करना पड़ेगा। 70% का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस टैक्स। कितना आ गया? 3,00,000 रुपये। तो मेरा टैक्स कितना हो गया था? 3,00,000 का 30%। 3,00,000 का 30% 90,000 रुपये। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में कितना है? 1,00,000 रुपये। तो इसका ना मेरा EBIT कितना आ गया? अब EBIT निकलने के बाद आपको पता ही है क्या करना है? माइनस टैक्स। तो जो टैक्स हम पहले निकाल रहे थे वो टैक्स किस पे निकाल रहे थे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। किस पे निकाल रहे थे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। जबकि हमें टैक्स किस पे निकालना है? EBIT पे। तो 4,00,000 का 30%। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पे कि सर जब टैक्स हमने निकाल दिया तो आप दोबारा क्यों निकाल रहे हो? तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो टैक्स हमने 30% निकाला था प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकाला था, जिसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। मतलब हमने शेयर होल्डर के प्रॉफिट पे टैक्स निकाला था, और हमें यहाँ पे कौन से प्रॉफिट पे टैक्स निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, मतलब प्रॉफिट ऑफ ऑल इन्वेस्टर। प्रॉफिट ऑफ ऑल इन्वेस्टर तो कितना आ गया? 1,20,000 रुपये। तो अब हमारे पास क्या आ गया? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना? 280। और इसमें से हमें क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कॉस्ट ऑफ
कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है क्वेश्चन में? 10 लाख, और के वो कितने है? 10%, कितना हुआ? 1 लाख। तो आंसर कितना आ गया? 1,80,000। 1,80,000 को हमने क्या नाम दे दिया? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आंसर पॉजिटिव आ रहे। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमने वैल्यू इक्विटी शोल्डर के लिए क्या किया? डिस्ट्रॉय किया या क्रिएट किया? क्रिएट किया। क्रिएट किया का मतलब बढ़ाया, इंक्रीज किया। तो उसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं, मतलब हमारी कंपनी इक्विटी शोल्डर के लिए सही काम कर रही है। बात समझ में आ गई सबको? रिपीट करूं? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास है 2,10,000 रुपये, टैक्स है 30%, इंटरेस्ट है 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, के वो कितना है? 10%, और आपको निकालना क्या है? ईवा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारे लिए 70% है, क्योंकि हम 30% टैक्स दे चुके हैं। यदि 30% टैक्स हम दे चुके हैं अपनी कमाई का, तो 70% हमारे पास 2,10 है, तो 100% कितना हुआ? 3 लाख। उसमें इंटरेस्ट ऐड करके निकाला ईबीआईडी, ईबीआईडी से माइनस किया टैक्स, आपके पास आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से माइनस किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपके पास आ जाएगा ईवा। अब क्या मेरे पास में 2,80,000 रुपये निकालने का कोई शॉर्टकट है? प्लीज ध्यान दीजिए। यदि मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा हो? क्या दे रखा हो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और मैं सीधा किस पे पहुंचना चाहता हूं? सीधा किस पे पहुंचना चाहता हूं? 2,80,000 रुपये पे पहुंचना चाहता हूं, और मैं बीच की कैलकुलेशन नहीं करना चाहता। तो क्या मेरे पास कोई शॉर्टकट है? मतलब मैं इस 2,10,000 से सीधा किस पे पहुंचना चाहता हूं? 280 पे। मतलब यदि मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा हो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और मैं किस पे पहुंचना चाहता हूं? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंचना चाहता हूं डायरेक्टली। तो कोई शॉर्टकट है? हाँ जी बिल्कुल है। इसमें प्लस कर दो इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस किससे? टैक्स से। करके देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 2,10,000 रुपये। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख, और टैक्स है 30%, तो 2,10,000 रुपये प्लस 1 लाख का 70%, 70,000, तो कितना रहेगा? ही तो चाहता था मैं, मिल तो गया। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? देखो समझने की कोशिश करो। टैक्स यहां पे भी था, टैक्स यहां पे भी था, टैक्स यहां पे भी था, टैक्स यहां पे था। तो टैक्स यहां पे हमने 90,000 प्लस किया और माइनस कितना किया? 1,20। थोड़ा सा ध्यान से समझो। 90 प्लस किया, 1,20 क्या किया? माइनस। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आ रहा था वो किसका आ रहा था? 30,000 रुपये के तो आ रहे। किसका आ रहा है? 30,000 का। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये फॉर्मूला मैंने कोई चमत्कारी फॉर्मूला नहीं बनाया। मैंने क्या किया? 2,10 में 90 प्लस किया, 1,20 माइनस किया। एक तरीके से मैं 30,000 रुपये क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं। हाँ जी, 90 प्लस किया, 1,20 माइनस किया, 90 प्लस किया, 1,20 माइनस किया, तो मैंने एक तरीके से 30,000 रुपये माइनस किए, और 1 लाख क्या किए? प्लस किए। तो आप इसको ऐसे समझो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था 2,10,000 रुपये, उसमें मैंने क्या किया? 90 प्लस किया और 1,20 क्या किया? माइनस, और 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के नाम से क्या किया? प्लस किया। तो देखो कितना बनता है? 2,10, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 30,000। ठीक है जी, 2,10 को 2,10 से रहने दिया। अब ये दोनों एडजस्टमेंट हो गए, कितना आ गया? तो मैंने 70,000 को निकालने के लिए क्या तरीका अपनाया? 70,000 को निकालने के लिए मैंने क्या तरीका अपनाया? 1 माइनस 0.30। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? यदि हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस टैक्स से, तो आपके पास आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? टाइम पास करना कहते हैं इसको। अच्छा, जिसको जो तरीका समझ में आ जाए। कई बच्चे कहते हैं सर अब आपने शॉर्टकट तरीका बता दिया, हम आगे से ही यूज करेंगे, तो इसे यूज करो। आप कहते सर नहीं 2 मिनट लगती है सारी चीजें लिखने में, हम तो ऐसे करेंगे, ऐसे कर लो। मुझे तो क्या चाहिए? सही आंसर चाहिए।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले टैक्स ऐड कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी में से टैक्स माइनस कर दिया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करोगे तो क्या आएगा, ईवा। ठीक है ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंचने का एक रास्ता तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, और दूसरा रास्ता ये जो आपको अभी लिखा है मैंने। समझ में आया भाई सबको? रिपीट करूं या आगे चलें? चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे का मतलब बुक निकालिए अभी अपनी। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करें। हाँ जी, किसी को कुछ नोट करना है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। अ पर्सन मेड अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख इन द कंपनी। कितने पैसे इन्वेस्ट किए उस पर्सन ने? 2 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है आफ्टर टैक्स? 28,000। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 10%। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, पहले तो ये देखो यार गिवन क्या क्या चीज है। तो मैंने देखा भाई मुझे एक तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, कितना कितना दे रखा है? 28,000। दूसरा मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? KO दे रखा है, कितने परसेंट? 10%। साथ में इन्वेस्टमेंट दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, किसका? उस पर्सन का जिसने बिजनेस में पैसा लगाया 2 लाख रुपए। अब वो क्या जानना चाहता है हमारे से? ईवा। वो जानना चाहता है जो 2 लाख रुपए उसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं उस पर उनको कितना सरप्लस मिलेगा। ठीक है जी, तो फटाफट से निकालते हैं यहाँ पे सारी चीजें। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है? कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। हाँ जी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 28,000 रुपये। इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपए और KO कितना है? 10%। तो इन्वेस्टर को हमने क्या समझा भैया? आपके लिए कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा के रखे हमने? हाँ जी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमने कितना कमा के रख रखा है? एक्स्ट्रा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स्ट्रा कितना कमाया हमने आपके लिए? 8,000। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बोलो भाई, दोबारा समझाऊं? देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लिया भाई सबने? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है ऐसे क्वेश्चन में, क्या चीज दे रखी है और क्या चीज आपको निकालनी है। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखे देखो, H लिमिटेड्स करंट फाइनेंशियल ईयर इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट्स इट्स नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज ₹15 लाख। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट इनकम, और जब भी नेट इनकम दे रखी होती है इसका मतलब ये हो जाता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है कितना? 15 लाख रुपए। फिर टैक्स रेट दे रखा है कितना? 40% टैक्स रेट है। इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है? 15 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1 करोड़। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1 करोड़, जिसमें 60% पैसा किसका है? डेट का। तो बाकी 40% किसका है? इक्विटी का। मतलब हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कितना? 1 करोड़, और उस 1 करोड़ में डेट का पैसा है 60%। तो इक्विटी का पैसा कितना हो गया? 40%। यदि डेट 60% है तो इक्विटी 40% है, मतलब कि 60 लाख रुपए डेट का है और इक्विटी का पैसा कितना है? 40 लाख।
हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में के ई और के डी अलग अलग दे रखा है या नहीं? हमें के डी और के ई अलग अलग नहीं दे रखा, बल्कि क्या दे रखा है, के ओ निकाल के दिया हुआ है कितना, के ओ निकाल के दिया हुआ है कितना। ये मैंने पॉइंट क्यों बोला था आपसे कि के ई और के डी अलग अलग दे रखा नहीं दे रखा। यदि के ई और के डी अलग अलग दे रखा होता, सेपरेटली गिवन होता, इफ गिवन सेपरेटली, इफ गिवन सेपरेटली, तो फिर आपको क्या करना होता, फाइंड के ओ। किसको फाइंड करना पड़ता, के ओ को फाइंड करना पड़ता, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड करना पड़ता। किसकी मदद से, कैसे निकालते, कैसे निकालते, के ई इंटू इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस के डी इंटू डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। फटाफट से लिखो जल्दी से। हाँ जी बताइए, क्या क्वेश्चन में के ई और के डी सेपरेटली गिवन है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले ही क्या निकाल के दे रखा है, के ओ। मतलब इंस्टीट्यूट मेहरबान है आपके ऊपर, आपका एक काम उन्होंने क्या कर दिया, बचा दिया। यदि के डी और के ई क्वेश्चन में सेपरेट होता तो फिर आपको इस फॉर्मूले की मदद से, जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, उसकी मदद से क्या निकालना पड़ता, के ओ निकालना पड़ता। ठीक है ना। तो अभी मैं बच गया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में सेपरेटली क्या गया, मैंने के ओ निकाल के दिया हुआ है, तो मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है पहले मैंने उसको देखा, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी है उसमें सबसे खतरनाक इन्फॉर्मेशन कौन सी है, कि मुझे यहाँ पे EBIT चाहिए था और मुझे क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगला पॉइंट आप अपने आप से क्या कहोगे, सर मुझे चाहिए क्या, गिवन तो पता चल गया, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जिसको निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और क्या चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सारी चीजें चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस ही आपके लिए क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक बार पूरे क्वेश्चन को समझ लो, क्या चीज दे रखी है और क्या चीज आपको निकालनी है। तो निकालनी है उसके लिए क्या क्या चीजों को कैसे निकालेंगे। तो अब आप बताइए, मुझे क्वेश्चन में दे क्या रखा है, कौन सा प्रॉफिट दे रखा है, आफ्टर टैक्स, और मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। तो अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था ना एग्जाम्पल में, शॉर्टकट से करना चाहोगे या बड़े वाले तरीके से करना चाहोगे? शॉर्टकट से करना चाहेंगे, हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपना। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना कितना दे रखा था, अभी हमने 15 लाख रुपए देखा था। उसमें फिर हमने ऐड करना है इंटरेस्ट, ठीक है जी। और ये इंटरेस्ट कौन सा होगा, इंटू 1 माइनस टैक्स, मतलब कि 15 लाख रुपए, और टैक्स का रेट कितना है 40%, तो कितना आ जाएगा 9 लाख रुपए। तो आपके पास में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 लाख रुपए आ गया।
इसमें से हमें माइनस करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी आपको, 1 करोड़, और KO हमें दे रखा था 12.6%, 12.6%, तो 12,60,000 रुपये हो गए इसमें आपकी कॉस्ट। तो इन्वेस्टर को हम क्या समझा रहे हैं, इक्विटी होल्डर को क्या समझा रहे हैं कि भैया 12,60,000 रुपये देने के बाद अभी भी आपके लिए 11,40,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के रखा हुआ है, और इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हमने क्या नाम दे रखा है, एक्स्ट्रा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हमने क्या नाम दे रखा है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है जी, तो 11,40,000 रुपये आपका आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में 2 चीजें पूछ रहे थे, एक तो आपसे पूछ रहे थे भाई EBIT कितना है, और एक आपसे पूछे थे वैल्यू एडेड कितना है। तो ये तो आपके लिए एक तरीके से हो गया आंसर नंबर 2। यदि आंसर नंबर 1 भी चाहिए, EBIT चाहिए, तो EBIT निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट, या आप उसे कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। तो मेरे लिए ज़्यादा आसान ये रहेगा। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को किससे डिवाइड कर दो, 1 माइनस टैक्स से प्लस इंटरेस्ट। हाँ जी, 15 लाख रुपए को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 1 माइनस 0.40 से, प्लस इंटरेस्ट कितना आपके पास में 15 लाख रुपए। तो डिवाइड करके देखना कितना आता है। हाँ जी, 15 लाख को 0.60 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 25 लाख प्लस 15 लाख, तो आपका क्वेश्चन में EBIT कितना आ गया, 40 लाख रुपए आ गया। ठीक है ना। तो EBIT आपके पास आ गया 40 लाख रुपए। कोई दिक्कत किसी को? यदि क्वेश्चन में आपसे EBIT ना पूछा होता और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पूछा होता डायरेक्टली, तो खाली ये आंसर करके दिखाना था आपको। तो मैंने EBIT भी निकाल दिया और साथ में क्या निकाल दिया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। दोबारा समझाऊं? नहीं? चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4th। हाँ जी, 4th क्वेश्चन में लिखा है MI लिमिटेड हैज अर्न नेट प्रॉफिट रुपीज कितने, 15 लाख रुपए आफ्टर टैक्स। अच्छा, हमें क्वेश्चन में 15 लाख रुपए आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट दे रखा है। टैक्स रेट कितना है, 30%। इंटरेस्ट का खर्चा कितना है, 10 लाख। कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, 95 लाख, जिसमें डेट का पैसा कितना है, 55%। और कंपनी का KO कितना है, 13%। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जैसे 3rd क्वेश्चन किया मैंने, जैसे मैंने 3rd क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है। तो 4th क्वेश्चन में पहला पॉइंट आपसे क्या पूछ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब आपको EBIT ढूंढ के बताना है। क्या ढूंढ के बताना है, EBIT। तो EBIT निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करना पड़ेगा। जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही सेम काम बेटा दोबारा करना पड़ेगा। हाँ जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है क्वेश्चन में, 15 लाख रुपए, और टैक्स रेट कितना है, 30% है, और इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में, 10 लाख रुपए। जरा देखिए कितना आते हैं। हाँ जी, 2142,857 प्लस 10 लाख। तो यदि कोई आपसे पूछे जी आपका EBIT कितना आता है,
इस क्वेश्चन में, तो आप कहोगे सर हमारा EBIT आ रहा है 31,42,857। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बताइए। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। फॉर्मूला क्या, EBIT $31,42,857 माइनस क्या माइनस करना है, टैक्स। 31,42,857 का 30% देखना कितना आता है, 942857। तो माइनस करके कितना आ गया आपके पास में, 22 लाख रुपए। तो 22 लाख को आप लोगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्या करना है, माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल एम्प्लॉयड है 95 लाख रुपए, 95 लाख रुपीज। और उसका KO कितना है क्वेश्चन में, 13% है। तो 95 लाख का 13% निकालिए और बताइए कितना आता है क्वेश्चन में। 12,35,000। और इस तरीके से इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कितना आ जाएगा क्वेश्चन में, 9,65,000। बताइए कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो कई बार क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं, बस सारा का सारा खेल है फॉर्मूलों को समझने का। इस चैप्टर में मेन खेल किसका है, फॉर्मूलों का। द कंपनी हैज, पॉइंट नंबर 3 में 6 लाख इक्विटी शेयर, मतलब कंपनी का 6 लाख इक्विटी शेयर है। हाउ मच डिविडेंड कैन द कंपनी पे बिफोर द वैल्यू ऑफ एंटिटी स्टार्टिंग डिक्लाइनिंग, मतलब मार्केट वैल्यू गिरने से पहले। ये लाइन तो बेकार में लिखी है, गिरने से पहले, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछे हैं ये डिविडेंड कितना है पर शेयर आपसे, ठीक है ना। डिक्लाइनिंग भी लिख सकते हैं, अब भी लिख सकते थे, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों कहेंगे भाई हमारी फर्म की वैल्यू गिरेगी। तो तीसरे पार्ट में क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिविडेंड पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए तो हमें कौन से प्रॉफिट की जरूरत होती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है या नहीं दे रखा, दे रखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा था क्वेश्चन में, हाँ जी कितना दे रखा था, अच्छा यहाँ पे जो वो निकालने की बात कर रहे हैं डिविडेंड पर शेयर, वो किस पे निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ एंटिटी। वैल्यू तो अभी आपने निकाली है कितनी, 9,65,000। तो यहाँ पे ध्यान रखना नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज होता है डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच डिविडेंड कैन द कंपनी पे बिफोर द वैल्यू ऑफ एंटिटी स्टार्टिंग डिक्लाइनिंग। तो वैल्यू ऑफ एंटिटी कितनी है आपके पास में, वैल्यू कितनी आपने ऐड की है, 9,65,000। 9,65,000 पे कम होने से पहले 9,65,000 में से कोई भी अमाउंट कम होने से पहले हम कितना दे सकते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो एक तरीके से यहां पे हमें क्या लिखना चाहिए, सीधा सीधा ऐसे लिखना चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पर शेयर। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पर शेयर कितना आएगा आपके पास में, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को डिवाइड कर दो कैसे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो 9,65,000 रुपये डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 6 लाख रुपए। तो 9,65,000 रुपये हमने कमाए हैं कितने लोगों के लिए, 6 लाख लोगों के लिए। तो एक के लिए कितना है, 1.6083। क्या मतलब है इसका, ये आपसे क्या पूछे थे पॉइंट नंबर 3 में, कि जो आपने वैल्यू कमाई है 9,65,000 रुपये, वो 9,65,000 रुपये कम होने से पहले इक्विटी शेयरहोल्डर के हाथ में तो 9 पैसे ही आएंगे ना। भाई 9,65,000 रुपये यदि मैं किसी को कमा के दे रहा हूँ और जब तक ये कम नहीं होंगे तब तक कितने रहेंगे, 9 पैसे ही रहेंगे। तो 9 पैसे में आपको
पर शेयर कितना मिलेगा, कितना डिविडेंड मिल सकता है। तो आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पर शेयर। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पर शेयर कितना देगा, 9,65,000। कितने लोगों के लिए, 6 लाख के लिए। तो एक के लिए कितने, 1.6083। मतलब आपसे सीधा सीधा इनको क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि एक शेयर के लिए कंपनी ने अपने एक इक्विटी होल्डर के लिए कितने रुपए वैल्यू ऐड किए, ठीक है ना। मतलब पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा होना चाहिए था, पॉइंट नंबर 3 में होना चाहिए था इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पर शेयर बताइए कितने। लैंग्वेज का मतलब ये निकलता है कि हम अपने इक्विटी होल्डर के लिए एक शेयर पे कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमने तो टोटल वैल्यू कितनी ऐड की है, 9,65,000। कितने शेयर्स के लिए, 6 लाख के लिए। तो एक के लिए कितना किया, ये किया। अब जितनी वैल्यू ऐड की है उतने रुपए का हम क्या दे सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। भाई जितने रुपए कमा रहे हैं उतने रुपए आपको दे सकते हैं इसके घटने से पहले। मतलब 1.6083 रुपीज अभी हम आपके लिए वैल्यू ऐड कर चुके हैं, बढ़ा चुके हैं, उतने रुपए हम आपको डिविडेंड की फॉर्म में दे सकते हैं। ये मतलब है। बात समझ में आ गई सबको। दोबारा समझाऊं। हाँ, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5th। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में लिखा है कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे एफएम में एक चैप्टर पढ़ा था लीवरेज, उसका भी यूज कर लिया इन्होंने। आप समझो इस चैप्टर में कुछ भी यूज हो सकता है, एफएम का पूरा पार्ट यूज हो रहा है एक तरीके से। तो फाइनेंशियल लीवरेज हमें दे रखा है 1.4 टाइम्स, इक्विटी कैपिटल दे रखा है 170 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 130 लाख, डिवेंचर कितने 400 लाख, इक्विटी की कॉस्ट कितनी है 15% और इनकम टैक्स कितना है 30%। इसको ना इस क्वेश्चन में KO नहीं दे रखा, KO नहीं दे रखा, निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है, एक तो EBIT ढूंढ के लाना है और एक आपको क्या निकालना है, KO ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं तो इसको। हाँ जी, इस क्वेश्चन में अब सबसे पहले मुझे बताइए फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी, EBIT अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला होता है। अब फाइनेंशियल लीवरेज क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1.4, EBIT को EBIT लिखा रहने देते हैं, और इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना 400 लाख का 10%, 40 लाख। 400 लाख का 10% कितना हुआ 40 लाख। अब यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1.4 को मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, EBIT माइनस 40 लाख इक्वल टू 1 इंटू EBIT। अब आपने कहा सर ये तो हो गया 1.4 टाइम्स ऑफ EBIT और ये हो गया आपका 56 लाख रुपए इक्वल टू EBIT। तो 0.4 EBIT बराबर हो गया 56 लाख रुपए। तो EBIT की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी, EBIT की वैल्यू आ गई 56 लाख। बताओगे कितना आएगा, 1,40,40 लाख रुपए। हाँ जी, EBIT हमने ढूंढ लिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, KD चाहिए। तो KD निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स करते हैं ना। तो इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में है 10% और टैक्स रेट कितना है क्वेश्चन में 30%, मतलब कि 7% KD आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में KE हमें निकाल के दे रखा है कितना 15%, हम कह सकते हैं ब्रैकेट में गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, KO, और KO निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था
के ई इंटू इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस के डी इंटू डेट अपॉन, अब के ई कितना है क्वेश्चन में 15%। अच्छा, इक्विटी का पैसा दो नाम से दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को जोड़ लो। 170 प्लस 130, 170 प्लस 130, 170 प्लस 130 कितना हुआ 300, और डेट का पैसा कितना है 400, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 700। 700 कैसे निकाला इन दोनों को प्लस करके, 300 रुपये इक्विटी के और 400 रुपये किसका है डेट का, टोटल पैसा कितना हो गया 700। जरा सॉल्व करके बताओ के ओ कितना आता है क्वेश्चन के अंदर आपका। कितना लिख दूं, हाँ जी 10.428 आ रहे, 42 बोल के 9 ही आ रहे, तो 43 लिखना है तो 43 लिख दो, या 429 लिख सकते हो, एक बार चेक कर लेना भाई कितना आ रहे। देखो मैंने क्या किया, 15 को 300 से मल्टीप्लाई किया 4500 आ गया, क्या किया 15 को 300 से मल्टीप्लाई किया 4500 आ गया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2800, 4500 प्लस 2800, 4500 प्लस 2800 डिवाइडेड बाई 700, तो मेरे पास आ जाएगा 10.4285, तो मैंने लिखा 10.429। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में के ओ जो आपको नहीं दे रखा था वो आपने निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन में ईबीआईटी नहीं दे रखा था वो आपने निकाल लिया। तीसरा पॉइंट कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इक्विटी प्लस मुझे चाहिए डेट। इक्विटी की वैल्यू में इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास है 170 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस है 130, तो इक्विटी की वैल्यू हो गई 300 लाख रुपए, 300 लाख रुपए, और रिजर्व एंड सरप्लस मिला चुके हम ऑलरेडी। डेट की वैल्यू कितनी है 400 लाख रुपए, दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपके पास में 700 लाख रुपए, तो 700 लाख रुपीज आपके पास क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कोई दिक्कत है इसमें किसी को, कैपिटल एम्प्लॉयड 700 लाख रुपए लाने में। और ये सबको समझ में आ गया क्या किया हमने। तो फाइनेंशियल लीवरेज की मदद से हमने क्या निकाल लिया, ईबीआईटी, केडी और केई की मदद से क्या निकाल लिया केओ, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ा इक्विटी प्लस डेट, जिसमें इक्विटी को निकालने के लिए दो चीजें यूज की हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 300 लाख, डेट की वैल्यू दे रखी है 400 लाख, टोटल पैसा कितना हो गया 700 लाख। अब क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी चीज की आपको दिक्कत आनी है, हमें क्या निकालना है सॉल्यूशन, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। नोट कर लिया भाई सबने, हाँ जी सारे पॉइंट नोट कर लिए, नोट कीजिए फटाफट से।
नोट कर लिया सबने? अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे आएगा। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये शुरुआत करनी पड़ेगी आपको EBIT से, जो कि क्वेश्चन में कितना है? 1,40,00,000 रुपए। इसमें से माइनस किया आपने टैक्स, कितने परसेंट है? तो कितना लिखूं? तो आपके पास में आ जाएगा 98 लाख रुपीस। तो 98 लाख आपके पास आ गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 700 लाख इनटू कितने परसेंट है? 10.429%। हाँ जी, 700 लाख का 10.429% 73,300। तो देखिए कितना है। अच्छा, परसेंटेज से फर्क पड़ जाता है। कई बच्चे यहाँ पे 10.429 की जगह 43 लिख देते हैं। तो यदि 43 लिखेंगे तो थोड़ी सी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो कितना लिखें? हाँ, इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 24,99,700। अच्छा, थोड़ा सा आंसर चेंज हो सकता है यदि आप 429 की जगह क्या लिख दें? 43। ठीक है जी। तो उस केस में फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आपके पास आ गया 24,99,700। देखिए भाई आगे क्या करना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए। अभी हम कह रहे थे ना, एक लिमिटेशन होती है किसकी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अमाउंट देखिए, कभी हम लिख रहे हैं 10.429, फिर लिख सकते हैं 10.43, 10.4 लिख सकते हैं। उससे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा? बार बार चेंज हो जाएगा, जिससे आपका आंसर EVA क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ठीक है ना? हो सकता है कि हम 429 ले तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए, 43 ले लें और ये मान लीजिए वैल्यू थोड़ी सी है, ये मान लीजिए सपोज करते हैं क्वेश्चन में 73 लाख ही होती, तो उस केस में क्या हो सकता है? नेगेटिव का चक्कर पड़ सकता है। मान लो यहाँ पे होता है 73,200 या 500 होता, 500 है तो मान लीजिए पॉजिटिव आ रहे। सपोज करते 2 मिनट के लिए मैं समझा देता हूँ। मान लो ये अमाउंट फॉर एग्जांपल 73,500 होता, कितना होता? 73,500। और आप ये जो रेट है वो रेट 10.43 ले लेते 2 मिनट के लिए, तो देखना कितना आता? 700 लाख का 10.43%, तो 73 लाख। तो राउंड ऑफ करने से ये वैल्यू क्या होगी? 500 रुपए नेगेटिव होगी। और यदि मान लीजिए मैं 73,500 में राउंड ऑफ ना करूं, इसको 10.429 से निकालता हूं, तो वैल्यू कितनी आती है? तो अभी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। और यहां वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। तो रेट को राउंड ऑफ करने से वैल्यू नेगेटिव हो रही है, और रेट को यदि मैं राउंड ऑफ ना करूं तो वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है EVA की। यदि आपका सही कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट KO नहीं मिला ढंग से, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। 73,500 पर यदि मैं 10.429% के हिसाब से आंसर निकालता हूं तो प्लस 200 आता है, और 10.43 के हिसाब से निकालता हूं तो 500 रुपए क्या आता है? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो बिना राउंड ऑफ करे 10.429 पे लेके चलूं तो मुझे लगता है कि हमने सही काम किया। पॉजिटिव आ रहा है ना, और नेगेटिव आ रहा है, इसका अंदर वैल्यू हमने क्या कर दी? डिस्ट्रॉय कर दी। बात समझ में आ रही है मेरी क्वेश्चन में?
तो ये एक लिमिटेशन है किसकी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की। यदि आपसे कोई पूछे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की लिमिटेशन क्या है, तो आप कहोगे सही एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना एक बहुत बड़ी दिक्कत है ये। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? तो इससे आंसर एग्जाम में भी चेंज हो सकता है, कोई 10.43 लेके चलेगा, कोई 10.429 लेके चलेगा, कोई 10.428 समथिंग कुछ आ रहा तो वो लेके चलेगा, तो सबसे आंसर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालनी है, जिसमें डेट की वैल्यू कितनी है 2000 करोड़, इक्विटी कैपिटल कितनी है 500 और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 7500 करोड़। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं हमारी इक्विटी की वैल्यू कितनी है। हाँ जी, इक्विटी की वैल्यू में एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया और दूसरा आपको ऐसा आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। तो दोनों मिलाकर कितने आ गए 500 प्लस 7500 इक्वल टू ₹8000 करोड़। दूसरा हमारे पास में 12% डिवेंचर की वैल्यू कितनी है 2000 करोड़। तो यदि कोई हमसे पूछे जी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो हम क्या कहेंगे भाई 10,000 करोड़। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 10,000 करोड़। हाँ जी, क्वेश्चन में अब आपके पास में रिस्क फ्री रेट, बीटा फैक्टर, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ये तो KE निकालने के लिए जो हमारा एक मॉडल था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM मॉडल, उसका यूज कर रहा है। इसका मतलब इस चैप्टर को करने से पहले आपका कौन सा चैप्टर होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, ये सारे चैप्टर आपके क्या होने चाहिए स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसलिए इंस्टीट्यूट ने इसे बिल्कुल लास्ट में रखा है ताकि बच्चा जब इस चैप्टर पे पहुंचेगा तब तक सब कुछ सीख चुका होगा। अब यदि किसी बच्चे ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर नहीं सीखा, फाइनेंशियल लीवरेज चैप्टर FM में नहीं सीखा, तो वो इस चैप्टर में आके रुक जाएगा। क्वेश्चन बड़े आसान है क्योंकि वहां का वो मेन पॉइंट था, यहाँ का तो क्या एक वर्किंग नोट का काम कर रहा है। अब जिस बच्चे ने CAPM मॉडल पढ़ा हुआ है, एज पर CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, KE निकालने का फॉर्मूला याद है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। इस चमत्कारी फॉर्मूले को हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, जिसमें हमें RF कितना दे रखा है बेटा 9%, बीटा कितना दे रखा है 1.05, RM कितना है 19% और RF कितना है 9%। तो 9% प्लस 1.05 इंटू 10% और सॉल्व करने पे कितना लिखोगे इसको 1.05 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 9 19.5%। अच्छा, KE तो पता चल गया, अब KD भी ढूंढ लेते हैं। हाँ जी, KD निकालने का फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स। तो इंटरेस्ट रेट हमें क्वेश्चन में दे रखा था 12%, डिवेंचर मतलब 12% हो गया। टैक्स रेट कितना है 30%, और 30% लिखो या 0.30 लिखो एक ही बात है। तो ये चैप्टर मुझे और आपको इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि हम 2 चैप्टर ऑलरेडी बहुत डिटेल में सीख के आ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर और दूसरा कौन सा लीवरेज चैप्टर, और रेशो चैप्टर भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मान लीजिए कल को हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दे रखी होती तो EBIT निकाल सकते थे। EBIT निकालने के सारे फॉर्मूले मैंने रेशो चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में समझा रखे हैं। अभी आपको EBIT के सारे फॉर्मूले एक बार और भी लिखवा देता हूँ। कल को आपको जी आपने यहाँ नहीं बताया, फीस तो आपने इस चैप्टर की पूरी ली है, बताया क्यों नहीं। तो कोई चीज़ यदि 3-4 बार जगह यूज हो रही है तो भैया एक बार बताने से काम चल जाता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा बार बार बताऊंगा आपको। कितना लिखें 8.4%। अब इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, KE और KD तो निकाल लिया। अब मुझे भाई फटाफट से क्या निकालना पड़ेगा, KO निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा दोबारा। हाँ जी, बता दीजिए कितना लिखना है। 19.5 इंटू 8000
हाँ 17.28 आ रहा है भाई मेरा, तो तुम्हारा कितना है? चलो जी सबका सेम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे के ओ मिला अभी तक, सिर्फ ध्यान दीजिए, अभी तो मुझे ईबीआईटी ढूंढना है। ईबीआईटी है क्वेश्चन में? अच्छा मिले तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसे हम कहते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नो पैट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लोग क्या बोलते हैं? नो पैट, ठीक है ना। ईबीआईटी नो पैट, ईवा, तो ईबीआईटी दे रखा होता तो नो पैट निकालना पड़ता है, लेकिन नो पैट तो क्वेश्चन में गिवन है, तो मुझे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे सॉल्यूशन कर दूं या चलो अगले पेज पे करते हैं। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में नो पैट आपको दे रखे ना, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 4-5 क्वेश्चन और करोगे ना तो चैंपियन बन जाओगे, बल्कि पढ़ाना भी चालू कर दोगे तुम, इतना आसान चैप्टर है ये। कितना भी नो पैट क्वेश्चन में 2100 करोड़, हम लिख देते हैं ऊपर रुपीज इन करोड़, लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि हमारे पास में 10,000 करोड़ है और उसका 17.28%, कितना है कभी 1728, तो माइनस करके कितना लिखोगे? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बोलो भाई जल्दी से, 372। फॉर्मूला भी आसान है, मतलब भी समझ में आ गया हमें। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं उस पैसे पे हमने उनकी कितनी वैल्यू ऐड की है, किस टर्म में कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने उनको कमा के दिया। कौन सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात नहीं कर रहे, नेट ऑपरेटिंग, क्योंकि पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया, तो हम बताना चाहते हैं कि बिजनेस की वजह से उनकी वैल्यू कितनी ऐड हुई है, कितना प्रॉफिट बिजनेस का उनका ऐड हुआ है। अच्छा एक तरीके से ध्यान दीजिए, हमारे पास में एक होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, थोड़ा सा समझाने वाली बात भी आ गई ना, एक आता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी तो शेयर होल्डर के लिए ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी तो किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए। और ये भी तो बात किसकी है? शेयर होल्डर। इसमें फर्क क्या होता है? ऑल इनकम, कौन सी होती है इनकम? ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, मतलब बिजनेस इनकम भी होती है इसमें, बिजनेस इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एनवाई दोनों शामिल होती है ना। और ये सिर्फ कौन सी होती है? ओनली बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम का दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको कहते हैं। तो अब हम शेयर होल्डर को क्या बताना चाहते हैं? हम उसको क्या बताना चाहते हैं कि बिजनेस में पैसा आपने लगाया, तो बिजनेस से आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आपका पैसा बिजनेस में यूज हो रहा है, तो बिजनेस आपको कितना एक्स्ट्रा कमा के दे रहा है। आपको पहला एग्जांपल याद करो, उसने 10 लाख रुपए दिए थे इन्वेस्टर ने हमें, उसमें से हमने उसके 2 लाख रुपए कहां लगा दिए थे? बाहर, तो वहां से भी तो रिटर्न आ रही होगी। तो वो जो रिटर्न आ रही होगी वो कौन सी होगी? एनवाई। और जो 8 लाख से रिटर्न आ रही होगी वो कौन सी होगी? बिजनेस। तो उस एग्जांपल को 2 मिनट के लिए याद करो, 10 लाख में 8 लाख रुपए उनको कितना प्रॉफिट कमा के दे रहे थे? 3,50,000। याद बड़ी तेज है, 3,50,000 रुपए। और यदि 2 लाख रुपए जो मैंने वाई लिमिटेड में इन्वेस्ट किए थे, वाई लिमिटेड में मान लीजिए मुझे 15% रिटर्न मिल रही है, कितनी मिल रही है? 15%। तो 2 लाख का 15% कितना हुआ? 30,000 रुपए। तो यहां पे जो आपको शेयर होल्डर को कमा के दे रहे हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मान लीजिए ये तो 30,000 रुपए आपको रिटर्न मिल रही है, ये आफ्टर टैक्स है, तो कितने रुपए मिल रहे हैं? 380 किस पे? और यहां जो हम 3,50,000 रुपए आपको कमा के दे रहे थे वो किस पे दे रहे थे? तो हम इन्वेस्टर को क्या समझाना चाहते हैं, आपके 8 लाख रुपए जो आपने हमारे को दे रखे हैं बिजनेस में लगाने के लिए, दिए तो आपने 10 लाख थे, बट उसमें से 2 लाख रुपए हमने वाई लिमिटेड में अदर कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो खुद के बिजनेस में हमने आपका कितना पैसा यूज किया? 8 लाख। तो हमारा बिजनेस आपके पैसे को कितना इंक्रीज करके दे रहे हैं, हम वो निकाल के दिखाना आपको चाहते हैं, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पे कंपनी आपके कितनी वैल्यू एड मतलब इंक्रीज करके दे रही है, और यहाँ पे बिजनेस कितने आपकी वैल्यू इंक्रीज करके दे रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ईवा क्या बताता है कि आपका बिजनेस इन्वेस्टर की वैल्यू कितनी इंक्रीज करके दे रहा है, और यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जब बात करते हैं तो कंपनी आपकी वैल्यू में कितना इंक्रीज करके दे रही है टोटल।
कंपनी में दो चीज हो गई, बिजनेस और अदर देन बिजनेस। तो यदि बिजनेस प्लस अदर देन बिजनेस टोटल को लेके चलोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करोगे, तो हम रेशियो चैप्टर में पढ़ते थे आरओआई में, वो निकालते थे ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में तो हम ईबीआईटी वाला ये वाला कॉन्सेप्ट लेते थे जो चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, आरओआई, बट वहां पे बिफोर टैक्स चलता था। क्या चलता था? बिफोर टैक्स। और यहाँ पे क्या चलता है? आफ्टर टैक्स। थोड़ा थोड़ा चेंज है सब जगह, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम 10 लाख रुपए पे बता रहे थे एप्रिसिएशन कितना है, और यहाँ पे हम किस पे बता रहे हैं? 8 लाख पे। तो 8 लाख रुपए बिजनेस में यूज हुआ, और ये 3.5 लाख भी किसने कमा के दिए? बिजनेस। ये 10 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट हुए हैं? कंपनी में। तो ये जो 3,80,000 रुपये कमाई है, ये भी किसकी है? तो कंपनी से कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात चल रही है। और यदि बिजनेस से बिजनेस की बात चल रही है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ईवीए की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। रिपीट करना भी कोई पॉइंट बोलो। नहीं, हाँ जी, पहली वाली स्लाइड देखिए। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, दूसरा केई, केडी, केपी, केआर कैसे निकालते हैं। अभी तो क्वेश्चन के अंदर केई और केडी आ रहा है, आगे क्वेश्चन में हो सकता है प्रेफरेंशियल दे रखे हो तो केपी भी निकालना पड़ सकता है, फिर केओ निकालो। तो यदि आपसे कोई पूछे इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के 2 चैप्टर बड़े ढंग से पढ़ के आने चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर और दूसरा लीवरेज चैप्टर, ठीक है ना। अभी तो मैंने फाइनेंशियल लीवरेज की मदद से पिछले क्वेश्चन में ईबीआईटी निकाला था। ऑपरेटिंग लीवरेज में भी तो ईबीआईटी आता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। वहां पे मान लीजिए कल को बीपी सेल दे दी जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दी जाए, कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर को यूज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर को यूज कर सकते हैं, लीवरेज चैप्टर को यूज कर सकते हैं, रेशो चैप्टर से ईबीआईटी निकालना सीख सकते हैं। दोबारा समझाऊंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? क्लियर हो गए, चलो अच्छी बात है, हो गया। तो एक बार जरा हम एक काम करते हैं, ईबीआईटी निकालने के क्या क्या तरीके हैं जरा इनको समझ लेते हैं। ईबीआईटी निकालने के लिए सबसे पहले हम सेल में से किसको माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट और किसको? फिक्स कॉस्ट को। तो भी हमारे पास क्या आता है? ईबीआईटी। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर सेल में से यदि मैं पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो एक डिफरेंस आता है। मैंने कहा हाँ जी, डिफरेंस का नाम होता है कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लो तो भी आपके पास क्या आता है? ईबीआईटी आता है। अच्छा, आप एक और भी काम कर सकते हो, सेल्स में से माइनस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओई का मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस आते हैं, तो भी आपके पास क्या रहेगा? ईबीआईटी। हाँ जी, ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, जगह ज्यादा लग रही है यहाँ पे। हाँ जी, ओई का मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम कह सकते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और कोई फॉर्मूला आपको लगता है यार ईबीआईटी निकाल सकते हैं? हाँ जी हाँ, हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड कर दो? टैक्स। तो आपके पास क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें इंटरेस्ट क्या कर दो? ऐड कर दो, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा? ईबीआईटी आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, कई बार हमें क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो फिर उस केस में एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। तो आपके पास आ जाएगा ईबीआईटी। ये सारे फॉर्मूले भैया याद कर लेना। इनके अलावा और कोई फॉर्मूला? हाँ जी हाँ, सेल्स इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सेल्स इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ओपी रेशियो का मतलब हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट
रेशो। और कोई फॉर्मूला? हाँ जी, और कोई फॉर्मूला? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। छठा फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब तो जानते ही आप, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बिजनेस के टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, जिसमें दो चीजें आती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दोबारा समझाऊं? तो ये सभी फॉर्मूले जिनकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, EBIT। तो रेशो चैप्टर में भी बता रखा है, लीवरेज चैप्टर में भी बता रखा है मैंने आपको, EBIT EPS एनालिसिस में भी बताया होगा मैंने आपको, मतलब जहाँ जहाँ EBIT यूज होता है सब जगह बता रखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बिजनेस का प्रॉफिट निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर बंदा जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो मेनली हमारे बिजनेस को देख के पहले इन्वेस्ट करता है कि यार इसका बिजनेस क्या है, ठीक है ना। वो ये नहीं जानता कि भाई हमने जिस कंपनी को पैसा दिया उसने दूसरी कंपनी में कितना पैसा लगाया, दूसरी कंपनी से कमा रहा है या खुद से कमा रहा है। तो हमारा मेन एम क्या होता है, खुद से कितना कमा रहा है। अब मान लीजिए एक लड़का है, उसके लिए रिश्ता आया शादी का, तो लड़की वाले क्या देखते हैं कि भाई बाप की वजह से उस लड़के की कमाई कितनी है या लड़के की खुद की कमाई कितनी है। तो लड़का जो खुद कमाता है, मेहनत करके जॉब करता है, सैलरी अर्न करता है, वो होगी उसकी ऑपरेटिंग इनकम। और बाप ने 10 मकान उसके नाम पे कर रखे हैं जिसका किराया आता है, वो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम दोनों बेटे की है, मकान का किराया भी उसका ही है और खुद की मेहनत भी उसकी है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से जब हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसका EBIT चेक करते हैं कि बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म।